नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के चुनाव परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से कयास लगना शुरू हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में जिस तरीके से जो आकलन निकल के आ रहा है, क्योंकि ये वीडियो इसीलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि जो तथाकथित जिसको हम कहते हैं नरेंद्र मोदी के जो विरोधी पत्रकारिता वाले पत्रकार हैं, जो इस वक्त आपने देखा होगा कि बिहार के चुनाव परिणामों को लेकर समीक्षा कर रहे हैं और उस आकलन में एक बात वो हमेशा जो है वो सभी पत्रकार जो है वो ये कह रहे हैं कि उनको ग्राउंड की स्थिति का पता था लेकिन वो कहने से कतराते थे। तो पहला सवाल ये होता है कि आखिर फिर वो पत्रकार किस हैसियत से कहलाते हैं, क्योंकि पत्रकार का काम होता है जमीनी स्तर पर सच्चाई को लोगों के सामने रखना, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे। इसका मतलब वो पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं। और जब मैं ये कहता हूं तो उसके टॉप पे जो है इस वक्त मैं बात करता हूं योगेंद्र यादव की। हालांकि वो पत्रकार नहीं है लेकिन अपने आप को जो है वो चुनावी राजनीति से पिछले 30 सालों से वो जोड़कर देखता है। अब यह अलग बात है कि उसकी जो भविष्यवाणियां हैं वो एक के बाद एक जो है वो धराशायी होती चली जा रही है और वो खुद कबूल करने लग गया कि किसान आंदोलन में उसने विपक्ष के लिए जो है वो जमीन पिच तैयार करने का प्रयास किया लेकिन विपक्ष ने उसका फायदा नहीं उठाया। तो एसआईआर के बहाने अब वो स्वीकार कर रहा है कि वो विपक्ष के लिए बैटिंग कर रहा था। तो यहां पर योगेंद्र यादव हो, अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो, आप सबका आकलन देखिए कि स्पष्टता वो अब जो है वो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आएंगे। वो कांग्रेस पार्टी की कमजोरियां उस चुनाव परिणाम में क्या थी कि इतना जो है वो जिसको हम कहें कि लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ एनडीए चला गया, जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। तो उसका दोष जो है वो अब वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर दे रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब आप देखिए कि फिर भी, क्योंकि इन लोगों को पता है क्या होने वाला है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी ये जो है वो ऐसे इस गठबंधन को चूरन खिलाने से बाज नहीं आते। अब कैसे, आप देखिए, जब इनसे यह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव पे इसका क्या असर होगा बिहार के चुनाव परिणाम का, क्योंकि बिहार का चुनाव परिणाम एक तरीके से मेरे आकलन में अगर आप समझोगे तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए आखिरी चुनाव था लोकसभा के बाद, सर्वाइवल के लिए। अब कांग्रेस पार्टी के पास कोई मौका नहीं है सर्वाइवल के लिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी अब आने वाले समय में और ज्यादा कमजोर होगी और टूटने के कगार पे होगी। इस पे जो है वो कतई कोई शक नहीं है। कारण नंबर एक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिहार में जो है वो सर्वाइव अपने रिवाइवल के लिए जो है वो लड़ सकती थी, दिल्ली में वो लड़ सकती थी, हरियाणा में सत्ता हासिल कर सकती थी और महाराष्ट्र में लड़ सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहां पर विफल हो गई। तो अब अगला जो चुनाव आता है वो पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में तो कांग्रेस पार्टी पहले से ही लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए 2026 का जो पश्चिमी बंगाल का जो चुनाव होने वाला है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ में टीएमसी, इन दोनों के बीच में जो है वो स्पष्टता देखा जा सकता है। तो फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव उसके बाद 2027 में, तो 2027 में गठबंधन का हिस्सा जरूर है, लेकिन 400 सीटों वाले विधानसभा में मात्र जो है वो 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है। तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जितनी मजबूत होनी चाहिए उतनी मजबूत है नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी, क्योंकि यहां पर अब जो है वो अखिलेश यादव का डर साफ तौर से देखा जा सकता है, जिस तरीके से अब स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं। पहला, बिहार का जो चुनाव परिणाम था उसको पचा नहीं पाना। दूसरा, अभी उनका एक स्टेटमेंट आया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 वोट जो है वो कटने की संभावना है। तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और ऐसी स्थिति में अगर 50,000 वोट एसआईआर के उसमें अगर कट जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन पहले से ही जो है वो इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन जब ये राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि बिहार के चुनाव परिणाम का असर उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, तो आप सोचकर देखिए कि कितना जो है वो हास्यास्पद है। और फिर
उनका एक तरफा आकलन जो है वो क्या कहता है, इसका मतलब ये देश की जनता को और जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उसको गुमराह करते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, आप याद करिए लोकसभा का चुनाव, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलतियां की और उन गलतियों की वजह से सीट जो थी वो 303 के बजाय सीधे आ गई 240 के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने उसका मंथन किया, उसका आकलन किया और उस कमजोरी को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया। अब युद्ध स्तर पर जब काम किया तो आप हरियाणा का विधानसभा चुनाव देखिए। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आरएसएस और बीजेपी ने एक साथ मिलकर जो लड़ाई, जिसकी हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में जाती हुई दिख रही थी, उसके जबड़े से जो है वो जीत को छीन लिया। लेकिन उसमें एक अहम फैक्टर जो है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वो था योगी आदित्यनाथ की आगरा की जो रैली में एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा हम मान सकते हैं कि सीमावर्ती राज्य है, तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में उसका असर जो है वो साफ तौर से देखा गया। लेकिन उससे भी बड़ा उसका इम्पैक्ट जो था आपने देखा कि जब महाराष्ट्र का विधानसभा, तो हरियाणा और महाराष्ट्र के बीच में राजस्थान और गुजरात, तो दो राज्य छोड़कर फिर महाराष्ट्र है। तो अगर बटोगे तो कटोगे का असर जो है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम में आ सकता है। और कैसे आ सकता है, आपने देखा होगा सबरा भास्कर का जो है वो मौलानाओं से मिलना, मौलवियों से, उलेमाओं से, और फिर फतवे जारी करना। और उल्टा रिएक्शन क्या हुआ आपने देखा, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया जो है वो किस तरीके से हुई और लैंडस्लाइड विक्ट्री, भारतीय जनता पार्टी खुद जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में आ गई, कुछ ही सीटें जो है वो कम रही। तो ऐसी स्थिति में, और एक और जिसमें हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो है वो कोयंबटूर गए और वहां से उन्होंने जो है वो एक ट्वीट किया था गमछे को लेकर कि कुछ किसानों ने गमछा लहराया। तो बिहार का जो इंपैक्ट, जो जिसको कहें कि नरेंद्र मोदी ने जो किया, कोयंबटूर जो है वो साउथ इंडिया का पार्ट है, तो वो वहां पे उसका असर कैसे देखने को मिला। तो इसका मतलब साफ तौर से दिखाई देता है कि ये सोशल मीडिया जो है उससे तुरंत जो है वो चीजें, आपने देखा होगा राहुल गांधी कोई भी फैक्ट्स निकाल कर लाते हैं, उनकी टीम जो है वो तैयार करती है और 10 से 15 मिनट में, अगले ही 10 से 15 मिनट में फैक्ट चेक हो जाता है और जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है वहां पर सोशल मीडिया हैंडलर जो है वो पहुंच जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार का चुनाव परिणाम जो ये कहता है कि उसका असर उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, उसका असर उत्तर प्रदेश में साफ तौर से दिखाई देगा। और यह साफ तौर से जो है वो अभी बौखलाहट दिखाई भी दे रही है। आपने देखा होगा जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने ही यादव समाज के कुछ जो सिंगर थे उनको लीगल नोटिस भेज दिए। क्यों भेज दिए? क्योंकि उनको लगता है कि उनके गानों की वजह से आरजेडी का जो है वो वोट बैंक, या हम कहें कि आरजेडी जो है वो कमजोर हुई है और एनडीए जो है वो मजबूत हुआ है। तो मैं इसके दूसरे पहलू पर जाता हूं। जब यह आंकलन यह कहता है कि अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन दोनों के बीच में आ जाता है, तो 2017 और 2022 योगी आदित्यनाथ वापस सत्ता में आए लो एंड ऑर्डर को लेकर। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो जलवा था वो बिहार में जिस तरीके से था कि उन्होंने 26 के आसपास रैलियां की और लगभग उन सीटों के ऊपर जहां से वो 21 से 22 सीटें निकालने में कामयाबी हुए। लेकिन इसके उलट अगर आप समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की रैलियां जहां पर हुई, जिन सीटों के ऊपर उन्होंने उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया, उनमें से एक उम्मीदवार की जीत हुई है, बाकी जो है वो सारी सीटें हार गए। तो अगर ये था ही नहीं, इंपैक्ट ही नहीं है, अगर बिहार का और उत्तर प्रदेश का ये कोई संबंध होता ही नहीं है, तो मैंने पहले बोला कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार ये जुड़वा भाई है। कैसे हैं? क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस, तो वहां पर एमवाई फैक्टर काम करता है, मुस्लिम और यादव। तो ठीक ऐसे ही अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी, वही कांग्रेस पार्टी। तो एक तरफ तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। तो एमवाई फैक्टर जो है वो एज इट इज है। दूसरा, जंगल राज, वहां पर भी जो है वो उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं और यहां पर भी जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जिस तरीके से यादव समुदाय की उदंडता को बताया जाता है, सारी चीजें जो है वो सामने आती है,
माफियाओं के साथ लिंक होते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुख्तार अंसारी से लेकर आपने दूसरे उनको भी देखा होगा, अतीक अहमद जैसे लोग। और ठीक ऐसे ही जो है वो आप उधर चले जाइए तो साहबुद्दीन, लालू प्रसाद यादव। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों की स्थिति एक जैसी नहीं है और यहां पर असर नहीं पड़ने वाला है? वहां पर नीतीश कुमार का जो सुशासन है जंगल राज के विरुद्ध, तो यहां पर योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर है, और उससे भी ज्यादा है कट्टर हिंदुत्व की छवि। तो जब जब मुस्लिम तुष्टिकरण की अब राजनीति होगी, तो दूसरा पक्ष जो है वो भी, अगर इसमें हम कहें कि उसका ध्रुवीकरण नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि यह तो बहुत गलत जो है वो आकलन का हिस्सा हो सकता है। तो सिमिलरिटी जो है वो बहुत सारी है, और इसका इंपैक्ट जो है वो देखा भी जा सकता है कि बिहार के चुनाव परिणाम का या इस तरीके की विक्ट्री जो है वो क्यों आई। और उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ज्यादा सजगता से काम कर रही है। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव का अगर आप ग्राफ देखोगे 2027 तक, अगर कोई बहुत कुछ नहीं बदला, कि कोई ऐसा कुछ मुद्दा ना उठे जो नैरेटिव सेट कर जाए, तो एक अलग बात है, क्योंकि चुनावों तक जाना और उसके बाद आंकलन करना ये एक अलग स्थिति होती है। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम देखें तो अखिलेश यादव जो है वो योगी आदित्यनाथ से बहुत ज्यादा पीछे है। और जिस तरीके से आरजेडी की सीटें कम हुई है, अखिलेश यादव की भी सीटें जो है पार्टी की, उसी तरीके से उससे भी ज्यादा सीटें कम हो सकती है, इसके पूरे आसार है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।